ही में ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करता है। यूपी, हरियाणा और दिल्ली के रीजन को। अरे नहीं तो देखो, जो यहाँ पर पहाड़ काट कर फार्म हाउस बनाना चाहते हैं वो आज अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगा कर पड़े हैं। और ये कोई चंदा नहीं था, बल्कि ये इनके इन्वेस्टमेंट की तरह था। वो क्योंकि तुम्हारी जगह, तुम्हारा पानी और तुम्हारी हवा वो खतरे में है। कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। तो 2026 तक दुनिया खत्म हो या ना हो, पर 2030 तक दिल्ली जरूर खत्म होने वाला है। और ये कोई क्लिकबेट नहीं है, बल्कि एक फाइनल डेथ वारंट है हमारे लिए। और इसका विलन पोल्यूशन नहीं होगा, इसका विलन होगा एक सिग्नेचर, एक डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जिसने आज हमारे इंडिया के सबसे पुराने पहाड़ों को खतरे में डाल दिया है, उनको नॉन एसेंशियल डिक्लेयर कर दिया है। और दोस्तों, इसको डेवलपमेंट नहीं कहते, इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट चाटना या फिर पूंजीपतियों की गुलामी करना। क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक मर्डर है जो प्लान करा गया है हमारे सिस्टम के थ्रू, हमारे थ्रू। तो दोस्तों, अरावली कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल्ली एनसीआर के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है। क्योंकि ये हमें बचाता है थार डेजर्ट की धूल से, साथ ही में ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करता है। प्लस ये हमारे यूपी, हरियाणा और दिल्ली के रीजन को डेजर्ट बनने से भी रोकता है। एक्सपर्ट का तो ये तक कहना है कि अगर अरावली गया तो दिल्ली भी गया। पर फिर सवाल ये आता है कि आज ये खतरे में है क्यों, इसको नॉन एसेंशियल बोल कौन रहा है। तो 28 नवंबर 2025 को एक लीगल नोटिस आता है, जिसके अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की कमेटी अरावली हिल्स के लिए एक न्यू डेफिनेशन देती है कोर्ट के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग अरावली हिल्स सिर्फ वही मानी जाएगी जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची होगी। ये सुनने में तो टेक्निकल लगता है, बट रियलिटी ये है कि आज इंडिया के अंदर सबसे पुराने पहाड़ अरावली के अंदर 90% पहाड़ 100 मीटर से नीचे ही हैं, जिसकी वजह से आज लीगली 90% अरावली है ही नहीं और आज वो खतरे में है। और ऐसा ही कुछ पहले गोवा की गवर्नमेंट ने भी किया था, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने कोकोनट ट्रीज की डेफिनेशन ही चेंज कर दी और कहा कि कोकोनट ट्री अब ट्री है ही नहीं, और वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर इसी वजह से कट डाउन भी हुए थे। और अरावली की बात करें तो ऑन पेपर अरावली आज गायब हो चुकी है, और वहाँ पर ग्राउंड पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए कंपनी बेकरार है। अब सवाल एकदम सिंपल सा आता है, अगर प्रोटेक्शन हटी है तो जीता कौन है? तो इसका जवाब भी एकदम सिंपल है, रियल एस्टेट कंपनीज, माइनिंग कंपनीज और सीमेंट इंडस्ट्री। क्योंकि जहां पहले इनके ऑपरेशंस के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होता था, अब वहां पर सिर्फ एक सिंपल परमिशन चाहिए। जो पहले लीगल हुआ करता था आज लीगल है। और जब एक फॉरेस्ट लैंड वेस्टलैंड बनती है तो यहाँ पर उनकी वैल्यू मल्टी करोड़ में जंप करती है, और इससे बहुत मोटा प्रॉफिट होता है कंपनीज को। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है। तो ये कॉर्पोरेट्स अकेले कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इन कंपनीज को चाहिए होता है प्रोटेक्शन, इनको चाहिए होती है साइलेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिसी में चेंज। और यहीं पर रोल आता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का। अगर आप डेटा को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं, और ये वही माइनिंग कंपनीज हैं जिनके ऊपर एनवायरमेंटल केसेस चल रहे हैं, और ये रूलिंग पार्टीज के लिए सबसे बड़ी डोनर भी बनी है। और ये कोई चंदा नहीं था, बल्कि ये इनके इन्वेस्टमेंट की तरह था। और अगर आप इनकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हो तो वो कुछ ऐसी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को बदलना, जिसकी वजह से उनको जंगल काटने में आसानी होगी। एनसीआर प्लान 2025 के अंदर अरावली गायब हो जाना, जिस वजह से नेचुरल कंजर्वेशन जोन की जगह उनके प्लान के अंदर नेचुरल जोन लिखा है बस। और साथ ही साथ 100 मीटर वाला रूल, जिसके अकॉर्डिंग 90% अरावली हिल्स ही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो 100 मीटर से नीचे है। मतलब कि 90% अरावली अब कागजों के ऊपर पहाड़ है ही नहीं। तो वहाँ पर अब चाहे माइनिंग हो, चाहे होटल बने, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, सब लीगल है। अगर गरीबों की जगह हो तो उसको एनक्रोचमेंट बोलकर उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, और अगर किसी अमीर को होटल बनाना हो तो लॉ ही चेंज कर दिया जाता है। और दोस्तों, इसको पॉलिसी का पैरालिसिस मत समझना, इसको पॉलिसी का प्रोस्टिट्यूशन समझो, जो अमीर गरीब देखकर अपना रंग बदल लेती है। और इसका विक्टिम है कौन? क्योंकि इसका विक्टिम ना ही फॉरेस्ट लैंड है, ना ही वाइल्ड लाइफ है, इसके विक्टिम हो तुम, क्योंकि तुम्हारी जगह, तुम्हारा पानी और तुम्हारी हवा वो खतरे में है। जो 100 मीटर वाली डेफिनेशन इन्होंने दी है, उसके अकॉर्डिंग तो 90% अरावली बर्बाद होने वाला है। और आप अगर सोचना चाहते हो अरावली नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, अरावली 700 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है,
और यही हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। और अगर यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या होगा, हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से दिल्ली और ज़्यादा जहरीली, और ज़्यादा गर्म और ज़्यादा अनलिवेबल हो जाएगी। और आयरनी तो देखो, जो यहाँ पर पहाड़ काट कर फार्म हाउस बनाना चाहते हैं वो आज अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगा कर पड़े हैं, और हमारे तुम्हारे लिए उनके पास है क्या, बस एक्सक्यूज। यहाँ एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कोई लड़ाई एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट नहीं है, ये लड़ाई है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वर्सेस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। और अगर डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्यूचर को बेच देना, तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये लूट है, ये साइलेंट लूट है, ये सिस्टमैटिक लूट है, और ये अप्रूव्ड लूट है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ नेचर का इशू नहीं है, पावर और पैसों का केस है, तो चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी आवाज़ उठाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे तक पहुंचाइए, ताकि हम अपनी अरावली के लिए आवाज़ उठा सकें। और सेव अरावली नेट पर ट्रेंड करवाइए, क्योंकि याद रखिए, अगर पहाड़ गिर गए तो हमारा बचना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर इस बार हम पहाड़ नहीं बचा पाए तो आगे जाकर हम अपनी सांसें भी नहीं बचा पाएंगे। माथे पे माटी सजा के चले, चलती रहे, लहराते